हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ और अच्छे रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो अपन डिस्कशन करेंगे वो रुधिर वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता ही है बच्चों, अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पहले अपन ने जो चीज़ें पढ़ी थी बच्चों, आपको पता है, इससे पहले जो करंट वीडियो लेक्चर अपने पढ़ा है वो रक्त स्तंदन के बारे में पढ़ा था। आरएच फैक्टर, आरएच कारक क्या होते हैं, आरएच सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और रक्त स्कंदन और रक्त स्कंदन की या थक्का बनने की जो प्रणाली थी उसके बारे में जो इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। आज जो अपन बात करते हैं वो रुधिर वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके बुक से ही रेफर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपके पढ़ने में, नोट्स बनाने में ज़्यादा सावधानी रहे, ठीक है, और ज़्यादा सरल रहे आपके लिए। तो आज जो बात करते हैं बच्चों, आज बात करें रुधिर वाहिनियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें। आप सभी जानते हो ब्लड वेसल्स क्या होती है, ठीक है। जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। मतलब क्या होगा, जिन नलियों के अंदर अपने जिस बात करते हैं शरीर के अंदर, जिन नलियों के अंदर रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। शरीर में 3 प्रमुख प्रकार की रुधिर वाहिकाएं धमनी, शिरा और केशिकाएं होती है। धमनी में क्या 3 प्रकार की बच्चों रुधिर वाहिकाएं होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? धमनी होती है जिसको आर्टरी बोलते हैं, दूसरी शिरा होती है इसको वेन बोलते हैं, तीसरी केशिकाएं होती है। अभी बताऊंगा किस प्रकार से क्या होता है इनके अंदर। इस एक डायग्राम से भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। पतली धमनियों को धमनिकाएं कहते हैं। मतलब जो धमनी होती है, धमनी आके धमनी की बात करते हैं। आर्टरी होती है, आगे जाके विभाजित किस में हो जाती है, ब्रांच या शाखित किस में हो जाती है, धमनिकाएं में हो जाती है, आर्टरीज में। और पतली जो शिराएं जो होते हैं, शिरा जो होती है वो सिरिकाएं में आगे जाके विभाजित होती है। तो इस प्रकार से हृदय से रुधिर का प्रवाह देखो, ये जो आप चीज़ समझना यहाँ पे, कि जिससे मैं बताऊंगा कि आपको हृदय से रुधिर का प्रवाह धमनियों, धमनिकाओं, केशिकाओं, शिराओं और शिराओं से होते हुए पुनः हृदय में आ जाता है। इस बात को बच्चों फोकस करना। इसको एक मैं डायग्राम से समझाता हूँ, जो बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बनाना तो यहाँ पे थोड़ा इजी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है आपके उसमें नेट से, तो वो आपको दिखाता हूँ, उससे ये चीज़ क्लियर होती है। देखो याद रखना, ठीक है। ये डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, ये आर्टरी मतलब धमनी, आर्ट्रियोल्स में धमनिका, और कैपिलरीज में केशिकाएं जो होती है, ठीक है। वेन्यूल मतलब क्या होता है, शिरिकाएं और शिरा। मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, वापस देखो एक बार, कि जो रुधिर का जो प्रवाह होता है, ठीक है, रुधिर का प्रवाह कहाँ से होता है? धमनियों से धमनिकाओं, मतलब आर्टरी से आर्ट्रियोल, फिर केशिकाओं, फिर शिरिकाओं और शिराओं में होता है। तो इसी प्रकार से जो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना बच्चों। शुद्ध रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है हार्ट से, कहाँ पे आता है? धमनी। आर्टरी को क्या बोलते हैं? धमनी। धमनी से धमनी फिर आगे जाके किस में विभाजित हो जाती है? धमनी आगे जाके किस में विभाजित हो जाती है? आर्ट्रियोल्स, धमनिकाओं में। और धमनिकाएं फिर आगे जाके विभाजित क्या कहाँ पे हो जाती है? केशिकाओं में, जो कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरीज यहाँ पर क्या होती है? ये उत्तक वगैरह पाई जाती है, यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है, उत्तक पाए जाते हैं यहाँ पर। तो उत्तकों के बीच में यहाँ पर जो भी इसमें ऑक्सीजन आई है ये उत्तक ले लेते हैं, ठीक है। धमनिकाओं में जितनी ऑक्सीजन आई है वो उत्तक ले लेते हैं और CO2 इनको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? धमनिकाएं जो होती है केशिकाओं में आगे विभाजित होती है। रक्त है धमनी, धमनिकाओं, फिर केशिकाओं में, और केशिकाओं से फिर ये क्या, ऑक्सीजन तो यहाँ पे दे दी जाती है, O2 तो यहाँ पे दे दी जाती है, और CO2 वापस जो निकलती है उपापचय क्रियाओं से वो इस रक्त में मिला दी जाती है। और साथ साथ O2 के साथ उपापचय पदार्थ भी यहाँ पर जो कोशिकाएं होगी, या जो तरल माध्यम होगा, ठीक है, या जो उत्तक होगा, वो इसमें ऑक्सीजन और कैपिलरी के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ ले लेता है। और साथ में उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो रक्त में त्याग देता है, CO2 रक्त में त्याग देता है। और ये CO2 इसमें शिरिकाओं के द्वारा
ठीक है। देखो वापस सिरिकाओं की जो ये ब्रांचें हैं, सिरिकाओं की ब्रांचें आपस में मिलकर शिरा बना लेती है और शिरा के द्वारा ये अशुद्ध रक्त वापस हार्ट में चला जाता है। हार्ट से वापस ये कहाँ पे, लंग्स में चला जाता है और लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आता है। ठीक है, फिल्टर होके, और फिल्टर होने के बाद वापस इस प्रकार से ये सर्कुलेट होता रहता है। तो इस प्रकार की एक कहानी होती है बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसको देखो, आप नाम लिखना या धमनी, आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। यदि आप ऑफलाइन बनाता तो मैं आपको और इसके डायग्राम बना के समझाता। ठीक है, तो आर्टरी, ये धमनी, ये धमनिका, ठीक है, केशिकाएं, शिरिकाएं और शिरा। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा है कि जो रुधिर का प्रवाह होता है हृदय से धमनी, धमनी से धमनिकाएं, धमनिकाओं से केशिकाओं के बीच में होता है। ठीक है, केशिकाओं के बीच में होता है और केशिकाओं से वापस कहाँ पे होता है, केशिकाओं से कहाँ पे होता है बच्चों, शिरिकाओं में। ठीक है, ये शिरिकाएं हैं ये। ठीक है, ये जो शिरिकाएं हैं, ठीक है, वो शिरिकाओं वापस संगठित होकर क्या, मतलब शिरा बना लेती है इस प्रकार से, और शिरा से वापस ये हार्ट में चला जाता है और हार्ट, हार्ट में गया, हार्ट में गया और हार्ट से वापस पंप कहाँ पे होता है, शुद्ध ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस ये प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होकर वापस कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, हार्ट से वापस पंप कर दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये था जो लाइन मैंने बताई उस प्रकार से रक्त का प्रवाह की। इसमें धमनी और शिराओं की भित्ति में तीन ऊतकों के तीन स्तर पाए जाते हैं बच्चों, याद रखना। अब बात करते हैं कि चाहे धमनी की बात करो, चाहे आर्टरी की बात कर लो, चाहे वेन की बात कर लो, इसमें तीन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, तीन स्तर होते हैं बच्चों, जैसे धमनी की बात कर लो, शिराओं की बात करो, लेकिन इन तीनों स्तरों की जो बनावट होती है थोड़ी सी अलग अलग होती है। इस प्रकार से धमनी और शिरा में विभेद किया जा सकता है, जो आपको मैं संरचना के माध्यम से बताऊंगा। जैसे बात करूं कि जो सबसे बाह्य का स्तर होता है, चाहे धमनी की बात करो, चाहे शिरा की बात करो, बाह्य कंचुक होता है, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, या ट्यूनिका एडवेंटिटिया भी बोलते हैं, कई बार देखना। यह सबसे बाह्य स्तर होता है, इसका निर्माण संयोजक से होता है, जिसे मुख्यतः अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्तर होता है, इसको मध्य कंचुक या ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ये मध्य स्तर होता है, इसमें अरेखित पेशियां वर्तुल रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, तथा कुछ प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, इलास्टिक, जो फैल सकते हैं। अप्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, जो फैल नहीं सकते। ठीक है, जिनमें फैलाव नहीं होता है। ठीक है, तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरा स्तर होता है आपके अंतःकंचुक, ट्यूनिका इंटीमा। ये आंतरिक स्तर है जो सल की उपकला कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसे अंत उपकला या एंडोथीलियम भी कहते हैं। इसकी आंतरिक सतह कांच के समान चिकनी होती है बच्चों। ठीक है, देखो अब आपको मैं बताता हूँ तीनों स्तरों के बारे में, धमनी और शिरा को दोनों को दिखा के आपको। देखो बच्चों, ये तो है धमनी और ये है शिरा। शिरा, ये है धमनी, ये है धमनी, ये है शिरा। अब एक बार संरचना देखना कि सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिटी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया इसको। तो ये सबसे बाह्य स्तर होता है, संयोजक से बना होता है, अप्रत्यास्थ होता है, मतलब इसमें ज़्यादा फैलाव नहीं होता, चाहे दोनों की बात कर लो आप। ठीक है, दूसरा स्तर होता है ट्यूनिका मीडिया, इसमें चेंजेस होता है बच्चों। ट्यूनिका मीडिया में, ट्यूनिका मीडिया स्तर, देखो ये ट्यूनिका मीडिया स्तर है इसका। ठीक है, ये ट्यूनिका मीडिया स्तर है। ये क्या होता है, आर्टरी के अंदर ज़्यादा मोटा होता है ट्यूनिका मीडिया स्तर, और इसमें देखो ये कम मोटा है। सीरा के अंदर ये स्तर ये कम मोटा होता है, देखो ये
ये वाला, और इसके अंदर देखो ये मोटा है। ट्यूनिका मीडिया स्तर है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया स्तर धमनी के अंदर मोटा होता है। याद रखना, अंतर आपके नहीं बता रहे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया स्तर तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में, ये ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया ये है ना, ये वर्तुल पेशियों से बना हुआ अरेखित वर्तुल पेशियां, देखो ये अरेखित वर्तुल पेशियां इस प्रकार से व्यवस्थित है। अरेखित पेशियां जो वर्तुल फॉर्म में व्यवस्थित होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है ये अरेखित वर्तुल पेशी से बना होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात करते हैं तुलनात्मक रूप से बात करें, तुलनात्मक रूप से धमनी का ट्यूनिका मीडिया स्तर होता है मोटा होता है, और ये जो स्तर होता है ट्यूनिका ये पतला होता है एज कम्पेयर टू अपन धमनी की बात शीरा का, ठीक है। तीसरा जो स्तर होता है बच्चों, आपको पता ही है, तीसरा स्तर आपका जो एंडोथेलियम होता है अंदर का, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं इसको, एंडोथेलियम से बना होता है। यहाँ पर जैसे आगे बात करेंगे उसमें और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, तीनों स्तरों के बारे में बताया। अब एक बार वापस से एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया बाह्य कंचुक, ये सबसे बाह्य स्तर जिसका निर्माण संयुजक से जो मुख्य अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होते हैं, ठीक है। ये सबसे ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिरिया देख लो, दोनों की बात करें तो ये मैंने बताया था, ये धमनी है, ये धमनी है, शीरा है। तो ये सबसे बार ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एडवेंटिरिया है जो संयोजक से बना होता है, ठीक है। दूसरा स्तर देखो, दूसरे स्तर की बात करें, दूसरा स्तर है मध्य कंचुक ट्यूनिका मीडिया, ये मध्य स्तर है। इसमें मैंने बताया अरेखित पेशियां वर्तुल रूप में व्यवस्थित तथा कुछ प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं। देखो ये ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, हालांकि मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे आर्टरी के अंदर ये मोटा होता है, ट्यूनिका मीडिया स्तर होता है। और देखो वर्तुल पेशी, अरेखित वर्तुल पेशियां इस प्रकार से वर्तुल सर्कुल फॉर्म में पाई जाती है, सर्कुलर पाई जाती है, वर्तुल फॉर्म पाई जाती है, मतलब राउंड फॉर्म में पाई जाती है। इस प्रकार से अरेखित पेशियां वर्तुल फॉर्म में पाई जाती है, और इसके अंदर कुछ प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्तर था आपके अंत कंचुक ट्यूनिका इंटीमा, ये आंतरिक सतह है जो सल की उपकला कोशिकाओं से निर्मित है। ये अंत उपकला भी कहते हैं, इसका आंतरिक सतह कांच के समान चिकनी होती है, ठीक है। देखिए ये सबसे आंतरिक स्तर देखो सल की उपकला से बना हुआ है, इस प्रकार सल के समान उपकला से बना हुआ है, इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं। ये सबसे आंतरिक स्तर है, देखो सल की उपकला से बना हुआ, तो सबसे आंतरिक स्तर है सल की उपकला से बना हुआ, इस प्रकार सल के समान उपकला होती है, इस प्रकार से सल की उपकला सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसको ट्यूनिका इंटीमा या आंतरिक स्तर बोलते हैं, इसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है, एंडोथेलियम भी बोलते हैं। ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, और ये आपके सल की उपकला से बना हुआ होता है। इसकी आंतरिक सतह कांच के समान चिकनी होती है, मतलब अंदर जाके रक्त में किसी प्रकार रुकावट ना हो, रक्त के प्रवाह में। एक चीज और अंतर बताता हूँ बच्चों, आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि जो धमनी होती है उसकी जो मोटाई ज्यादा मोटी क्यों होती है, कि धमनी से क्या होता है, धमनी की जो ये ट्यूनिका मीडिया होती है, मध्य कंचुक होती है, मोटी क्यों होती है, इसकी ये पतली क्यों होती है, ये भी सुन लो आप। क्योंकि धमनी में क्या होता है बच्चों, हृदय से रक्त का प्रवाह होता है, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है, क्योंकि हार्ट क्या पंप करता है, तो प्रेशर से पंप करता है रक्त को, और उस प्रेशर को सहन करने के लिए इसकी दीवार इस मोटी होनी चाहिए, ताकि उसको हार्ट का जो प्रेशर हो, क्योंकि बॉडी के पूरी के अंदर रक्त को सप्लाई करना है, पूरे रक्त मतलब रक्त को पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर प्रवाह करना है, इसलिए जो ये स्तर होता है मोटा होता है, ताकि रक्त का जो दबाव है, हृदय से आने वाले जो रक्त का जो ज़्यादा प्रेशर है उसको सहन कर सके। और इसका जो व्यास होता है बच्चों ये छोटा होता है, याद रखना, ठीक है। अपने वेन की तुलना में इसकी बात करें, इसका जो आंतरिक व्यास होता है ये नली का, ये कम होता है। इधर बात करें तो इसकी जो मध्य कंचुक होती है वो पतली होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है ये ज़्यादा मोटा होता है। अपन अंतर की बात करें धमनी और शिरा में, ठीक है, इसका व्यास होता है ये मोटा होता है, और इसमें वाल भी पाए जाते हैं। देखो आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, इसमें कोई वाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें वाल पाए जाते हैं। हालांकि अपन बात करते हैं जो आर्चो आर्टा जो महाधमनी होती है उसमें सेमिलुनर वाल पाए जाते हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, पल्मोनरी ट्रंक या जिसको फुफ्फुस
ट्रंक बोलते हैं, उसके अंदर वाल पाए जाते हैं। तो ये अभी आएगा तो और बताऊँ आपको मैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं, जैसे धमनी एवं धमनिकाएं क्या होती है। ठीक है, धमनी और धमनिकाएं। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स क्या होती है। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स आपको पता ही है, अपने मैंने उस डायग्राम में बताया था आपको। ठीक है, लेकिन और सुनो, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती है। ठीक है, या अपन ऐसे कि शुद्ध रक्त का जिनमें प्रवाह होता है उनको क्या है, धमनी कहते हैं। मतलब क्या होता है, रुधिर धमनिकाओं के माध्यम से या धमनी के माध्यम से ही हृदय से दूर जाता है। ठीक है, उनका मध्य कंचुक अधिक मोटा होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। धमनी का भी मैंने बताया था, मध्य कंचुक जो होता है ट्यूनिका मीडिया होता है, मोटा होता है। तो आंतरिक व्यास भी शिराओं की तुलना में कम होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, रुधिर, इसमें रुधिर प्रवाह तेजी से होता है, अधिक दाब पर होता है। इसलिए क्या होता है, ये सारी की सारी जो ये फैसिलिटी किस लिए होती है, क्योंकि इसमें हृदय से रक्त का डायरेक्ट प्रवाह होता है ना। हृदय से रक्त का डायरेक्ट प्रवाह, इसलिए ये सुविधाएं पाई जाती है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। केवल महाधमनी में, महाधमनी के एवं महाधमनी के एवं फुफ्फुस कांड में प्रारंभिक भाग में अर्धचंद्राकार कपाट, जैसे मैंने बताया था कि जो आर्टा है, आर्टा और फुफ्फुस जो कांड है उसके प्रारंभिक भाग में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये भी बता देता हूँ आपको, देखो हेड के स्ट्रक्चर से आपको। ठीक है, हेड के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि धमनी के अंदर क्या होता है, कि धमनी के अंदर कहीं पर भी कोई वाल नहीं पाए, धमनी और धमनी का कहीं वाल नहीं पाए जाते। लेकिन जो आर्च ऑफ अरोटा, देखो यहाँ पर अरोटिक वाल पाया जाता है, इसको ये सेमिलुनर वाल होता है, एक तो वहाँ पे पाया जाता है, और एक पल्मोनरी ट्रंक है ये, तो यहाँ पर एक वाल पाया जाता है, पल्मोनरी वाल पाया जाता है। ठीक है, जिसको फुफ्फुस कांड बोलते हैं और इसको महाधमनी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये धमनी है, ये भी एक महाधमनी है, इसमें पाया जाता है। और कहीं पे धमनी में कहीं वाल नहीं पाया जाता, बाकी शिराओं में अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर वाल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात बताइए, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध दूध ली जाती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों से, हालांकि अपवाद है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फुफ्फुस धमनी, धमनी हमेशा ही क्या करती है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर ले जाती है। ठीक है, फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर ले जाती है ना। फुफ्फुस धमनी है क्या करती है, फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर ले जाती है। इसे यहाँ पर अपवाद है। धमनियों की पतली शाखाएं धमनिकाओं कहलाती है। जैसे अपन ने वहाँ पे वो डायग्राम में पढ़ा था कि धमनी आगे किस में टूटती है, आगे जाके धमनी होती है किस में, आगे जो धमनी होती है आगे जाके शाखाओं में टूट जाती है। कौन शाखा में, धमनिकाओं करती है। इनकी भित्ति में अंतःकला होती है। ठीक है, इनके चारों ओर कुछ पेशियां घेरे रहती है। ठीक है, और चारों ओर से कुछ पेशियां इनमें घेरे रहती है। अनेक धमनिकाओं में अनेक धमनिकाओं में उनके तथा केशिकाओं की संधि पर वर्तुल पेशी अवरोधनी पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ जो धमनिकाएं होती है, जैसे अपने बात का ये धमनी, फिर आगे किस में टूटी है, आगे जाके धमनिकाओं में टूट गई, और धमनिकाएं आगे जाके किस में टूटती है बच्चों, केशिकाओं में टूटती है। तो ये कह रहे कुछ होती है उनके धमनिकाओं और जो केशिकाओं उनके बीच में वर्तुल वाल पाए जाते हैं। इस प्रकार के वाल पाए जाते हैं, इस प्रकार के वर्तुल वाल पाए जाते हैं जो इसके रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। अवरोधनी केशिका जाल में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जैसे धमनियाँ होती है शुद्ध रक्त के प्रवाह करती है, लेकिन यहाँ पर एक फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध रक्त को जो लंग्स में लेके जाती है, फेफड़ों में लेके जाती है शुद्धिकरण के लिए। एक तो ये अपवाद हो गया। दूसरी बात, जो धमनी होती है वो किस में टूटती है, धमनिकाओं में टूटती है। धमनिकाएं किस में टूटती है, केशिकाओं में टूटती है। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो कई कई में कह रहा है कि यहाँ पर जो धमनिकाओं और केशिकाओं उनके बीच में क्या वर्तुल वाल पाए जाते हैं। धमनिकाओं और केशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, वर्तुल वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, धमनिकाओं और केशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, वर्तुल वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये, और ये वाल क्या करते हैं, केशिकाओं में रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये बात इसमें बताइए।
अब बात करते हैं बच्चों केशिकाओं की। आपको पता है धमनी धमनिकाओं में विभाजित होती है और धमनिकाएं आगे जाके केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये केशिकाएं होती है, ये सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती है। इनका व्यास 4 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। केशिका की लंबाई की बात करें तो केशिका की लंबाई 0.3 mm से अधिक नहीं होती है। ये इतनी पतली होती है कि रक्ताणु भी इन्हें मुड़कर या गुजरते हैं। ठीक है, केशिकाएं परस्पर मिलकर समस्त शरीर में वह जाल बनाती है। इनकी भित्ति का निर्माण केवल अंत उपकला से होता है, मतलब भित्ति इनकी बहुत पतली होती है, तभी क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है उत्तक कोशिकाओं और इन कैपिलरी वाल के माध्यम से, इस कोशिकाओं की दीवार के माध्यम से ही उत्तक या जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचती है, और वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ और CO2 वो कोशिकाओं में आ जाती है। इनकी भित्ति जल में घुलित पदार्थों के लिए अपारगम होती है, क्योंकि अपने बात में इनकी जो भित्ति होती है के लिए इस प्रकार से होती है, यहाँ से मतलब क्या होता है, O2 तो कोशिकाएं ले लेती है और CO2 और जो वेस्ट पदार्थ होता है वो जो होती है इसके अंदर छोड़ देती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इनमें एक्सचेंज होता है, तो इनकी जो झिल्ली होती है वो भित्ति होती है वो पारगम्य होती है। केशिकाओं में रुधिर बहुत धीमी गति से बहता है, धीमी गति से बह गया तभी क्या होता है, उससे ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ होंगे वो ले लिए जाएंगे। रुधिर एवं शरीर की केशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय केशिकाओं द्वारा ही होता है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, केशिका होता है, मैं कहने का मतलब यही है कि धमनी होती है, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त आता है और पोषक पदार्थ आते हैं, फिर ये धमनिकाओं में टूटती है, धमनिकाएं फिर आगे जाके किस में आगे जाके विभाजित हो जाती है, ये केशिकाओं में विभाजित। केशिकाएं पतली नलियां होती है, बिल्कुल पतली होती है, इनकी जो दीवार होती है केवल जो अंत कला से बनी होती है, अंत उपकला से बनी होती है, केवल एंडोथेलियम से ही बनी हुई होती है। इनकी बात करें, इनकी व्यास की बात करें 4 से 10 माइक्रोमीटर, तो लंबाई की कहते हैं 0.3 mm ही लंबाई होती है, इसी ज़्यादा लंबाई होती है। तो इनके अंदर जब रक्त धीमी गति से बहता है तो इनसे रक्त क्या होता है, जो उत्तक होते हैं या कोशिकाएं होती है या जो द्रव होता है वो क्या होता है, इनसे ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ देता है, CO2 को छोड़ता है, फिर ये जो होती है केशिकाएं सारी वापस संगठित होकर सिरिकाएं बनाती है, सिरिकाएं वापस संगठित होकर क्या सीरा बनाती है, सीरा के द्वारा वापस अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचा देता है, और हृदय से वहां से वापस फेफड़ों में चला जाएगा, और फेफड़ों में वहां पर जाकर वापस शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण से वापस रक्त हृदय में आ जाता है, हृदय से वापस आर्च ऑफ आरोटा या महाधमनी के द्वारा वापस रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनका प्रवाह होता है। जैसे मैंने वो डायग्राम बनाया था उसमें आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रवाह होता है, वापस देख लो एक बार। ये जो डायग्राम है इसमें ये पूरा बताया हुआ है, तो ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये जो जाल बता रहा हूँ ये केशिकाओं का जाल है, और यही ये 4 से 10 जो माइक्रोमीटर व्यास की जो नलिकाएं होती है और 0.3 mm से ज़्यादा लंबी नहीं होती, इन्हीं के बीच में क्या होता है, ये केवल एंडोथेलियम से बनी होती है, और इन्हीं के बीच में जो आदान प्रदान होता है गैसों का। अब बात करते हैं शिरा एवं शिरिकाओं की। शिरा एवं शिरिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाओं को शिरा कहते हैं। मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है या अपन कहते हैं शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर जो कोई वाहिकाएं जो रुधिर को लेकर आती है उनको शिरा कहते हैं। केशिकाओं से रुधिर शिरा की बहुत पतली शाखाओं में आता है। मैंने बताया सबसे पहले कि केशिकाओं से जो रुधिर है, जो CO2 युक्त रुधिर है या अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो रुधिर है वो कहाँ पे आता है, शिरिकाओं में आता है, जो कि शिराओं की पतली नलिकाएं होती है, पतली शाखा होती है। इन पतली शाखाओं को शिरिका कहते हैं। शिरिका की भित्ति में कोलेजन तंतु की पतली परत होती है। ठीक है, शिरिकाओं की पतली में केवल और केवल क्या होती है, कोलेजन तंतु की पतली परत होती है। ये दृढ़ एवं अप्रत्यास्थ होती है। शिरिकाओं से रुधिर शिराओं में आता है। शिरिकाओं से रुधिर कहाँ होता आएगा, शिराओं में आता है, और शिराओं को मध्य कंचुक, शिराओं की मध्य कंचुक भित्ति स्तर पतली होती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, शिराओं की मध्य कंचुक
भित्ति पतली होती है, इसमें पेशी और प्रत्यास्थ तंतु कम होते हैं, इसलिए कम लचीली होती है। इनका आंतरिक व्यास धमनी की तुलना में अधिक होता है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था वहाँ पे आपको कि इनका जो मध्य कंचुक मतलब ट्यूनिका मीडिया होती है पतली होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दबाव नहीं होता है, रक्त होता है धीमी गति से बहता है, पहली बात। तो दूसरी बात, इनका जो आंतरिक व्यास होता है, ठीक है, वो धमनी की तुलना में ज़्यादा होता है। और इनके अंदर क्या होता है, पेशियों एवं प्रत्यास्थ तंतु कम होते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा लचीलेपन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यास्थ तंतु भी इनमें कम होते हैं। लंबी और निचली भागों की शिराओं में अभी बात कर रहा है कि वहाँ पर अपन ने बात की वाल नहीं पाए जाते धमनियों के अंदर, और कुछ अपवाद थे, अपन ने बात की थी फुफ्फुस कांड और महाधमनी के अंदर वाल भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिराएँ होती है, देखो, लंबी और निचली भाग की शिराओं में पूरी जगह जगह कपाट होते हैं, ये रुधिर की विपरीत दिशा को प्रभाव रोकते हैं। अपने जो नीचे से जो शिराएँ आती है, जो शरीर के निचले वाले अंगों से, मतलब जो पैर है यहाँ से, तो इनके अंदर क्या वाल पाए जाते हैं। वाल से क्या होता है, इसका रक्त क्या होता है, प्रेशर से ऊपर चढ़ता है तो वापस नीचे जाए, बैक फ्लो ना हो, इसलिए क्या होता है विपरीत दिशा में प्रवाह नहीं हो, वापस ब्लड नीचे नहीं चला, इसलिए क्या होते हैं, इनमें जो होते हैं नीचे से आने वाले जो शिराएँ हैं उनके अंदर क्या होती है, वाल भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बताया। इसमें रुधिर का प्रवाह धीमा और कम दाब पर होता बहता है, इसलिए इसमें दीवार भी ज़्यादा मोटी होने की आवश्यकता नहीं। शरीर की सबसे बड़ी शिराएँ ऊर्ध्व व निम्न महाशिराएँ होती है, आपको पता ही है ना। जो अपन बात करते हैं इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, आपने नाम सुना होगा, जो बताऊंगा आपको डायग्राम में। तो ये सबसे बड़ी जो महाशिराएँ होती है यही होती है, बड़ी शिराएँ होती है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा होती है, ये ऊर्ध्व जो वेना कावा है, ऊर्ध्व शिराएँ होती है, बड़ी जो शिराएँ होती है वो महाशिराएँ होती है, वो ऊपर से रक्त अशुद्ध रक्त लाती है। और जो निम्न महाशिराएँ होती है या जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, वो नीचे से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय में लेके जाती है। फुफ्फुस शिराएँ, जैसे यहाँ पे एक ये और बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट, फुफ्फुस शिराएँ। और फुफ्फुस शिराएँ क्या करती है, हमेशा अशुद्ध रक्त बताती है, लेकिन पल्मोनरी वेन है वो शुद्ध रक्त को कहाँ से, हृदय से, सॉरी लंग्स से हृदय मिलाती है, ठीक है। फुफ्फुस शिराएँ, पल्मोनरी वेन क्या करती है, वेन का नाम आते बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से या फुफ्फुस से हृदय मिलाती है। तो ये अपवाद है बच्चों इसमें, बाकी और जो वेन्स होती है वो उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये था बच्चों अपने एक जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज अपन ने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की है, और मैंने कुछ इसके अंदर डायग्राम भी डाले हैं बच्चों, ठीक है। तो वो भी आप जैसे समझना, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम देता हूँ ताकि आपको समझने में ये आप उसको आपको ये ओपन मिल जाए वीडियो, ठीक है। देखो ये आर्टरी और वेन का डायग्राम है, इससे समझना। देखो ये वाल प्रेजेंट है, ये वाल प्रेजेंट है वेन के अंदर, ये तीनों स्तर है, ये सबसे बाह्य स्तर है, ये मिडल स्तर है, और ये अंतर स्तर तीसरा स्तर है। तो ये तो होगी, देखो थिकनेस वगैरह देख लो, अंदर का एरिया देख लो आप, ठीक है। इसका अंदर का एरिया देख लो, ये वाल देख लो, इसके अंदर वाल प्रेजेंट है। ये ट्यूनिका मीडिया देख लो, मध्य स्तर देख लो, जैसे अपने बात आई थी मोटा होता है, उसमें पतला होता है, ठीक है। ये धमनी है, ये शिरा है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये धमनी है, ये धमनिका है, ये केशिका है, ये शिरिका है, और ये शिरा है, ठीक है। रक्त इधर से आता है, ऐसे आता है, ऐसे हाइट में चला जाता है। ये डायग्राम बना लेना आप नोट्स के साथ में, और हाइट का डायग्राम अपन डिस्कस करने वाले ही हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में लेक्चर में इतना बहुत है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।